अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। वो आज सुनानी थी, वो फीडबैक का टाइम इतना लग गया। कल से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता। पेपर की तैयारी कर रहे हैं और वैसे तो सारा सिलेबस करना है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज पे ज़्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए। कैसे फैसला करें किन एरिया से ज़्यादा मेहनत करें? जिनकी वेटेज ज़्यादा है और कंफर्म आने ही आने, उस पर ज़्यादा मेहनत कर ली तो पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसका मतलब है कि उसी को लिफ्ट कराएं, बाकी सब छोड़ दें। अगर उसको भी लिफ्ट ना कराई तो बेवकूफ़ी है, उसको तो लिफ्ट करानी है, लेकिन बाकी भी ज़रूरी है। ये बात सिर्फ इंपॉर्टेंस शो करने के लिए, किसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तिरमिज़ी 2003 सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में, अच्छा जब आखिरत में हिसाब किताब होना है ना, तो उसमें एक कहने तराजू होगा और बैलेंस, और उसमें दोनों साइड्स पे वजन रखे जाएंगे। एक तरफ जो है वो गुनाह है, एक तरफ जो है वो नेकियां हैं, और वजन होना है, काउंटिंग नहीं होनी है, वजन होना है। तो वो जो नेकी वाला पलड़ा है ना, अगर वो भारी होगा तो पास है, वो हल्का होगा तो फेल हो जाएगा। तो वजन वजन यानी मार्क्स, वेटेज, मीज़ान में हुस्ने इखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ ना रखी जाएगी। यानी जो सबसे ज़्यादा बड़ी वेटेज है ना, वो इखलाक की है। हुस्ने इखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ ना रखी जाएगी। और यकीनन, अच्छा अब ये जो अगली बात बता रहा हूँ ना, ये अल्टरनेटिव नहीं है, ये सिर्फ उसका रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। और यकीनन अच्छे इखलाक वाला शख्स रोज़ेदार और नमाज पढ़ने वाले का दर्जा पा लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इखलाक अच्छे कर लो तो नमाज रोजे की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, नहीं। सिर्फ रिवॉर्ड की बात हो रही है कि एक शख्स है जो रोजे रोजे रखे जा रहे हैं, नफली रोजे रख रहा है, उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, नवाफिल नमाजें बहुत ज्यादा है, उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके उतना ही रिवॉर्ड अच्छे इखलाक वाला भी पा लेता है। तो यकीनन अच्छे इखलाक वाला शख्स रोजेदार और नमाज पढ़ने वाले का दर्जा पा लेता है। एक सवाल बोर्ड पे किया था और उसी की एक थोड़ी सी चेंज शक्ल होमवर्क दी थी, और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और होमवर्क भी किया होगा। मैं जब इस होमवर्क को देने से पहले वो पॉइंट डिस्कस कर रहा था तो आर्स मेरे से डिस्कस होने मिस हो गए थे, लेकिन खैर अक्लमंद बच्चे, जब हमने नई मशीन के खर्चे लिखे होंगे और पुरानी के खर्चे लिखने थे, तो 390 इंटू 11,600, ये मैं कल वाले सवाल की फिगर यूज कर रहा हूं। अगर इनमें से एक बेच दी होती, 5 नहीं 4 रह गई होती, तो इसको फिर हम लोग ये कर लेते। और यही वाला सलूक ये आर्स में भी करते, यानी एग्जिस्टिंग मशीन के आर्स फिर अब मैं यहां 11,600 लिख दूं। अगर ये 5 नहीं 4 रह गई हैं तो फिर 11,600 को, यानी अगर एग्जिस्टिंग में से को खत्म कर दी होती तो फिर यहां से उसके ओवरहेड भी हटाता और यहां से उसके आर्स भी हटाता। तो होमवर्क वाले सवाल में एग्जिस्टिंग थी 3 मशीनें, और उन 3 मशीनों में ओवरहेड्स के लिए 2/3 करना था और फिर आर्स के लिए भी 2/3 करना था। एक ये पॉइंट था इस सवाल में है। और वाला 2/3 क्यों करें, ये क्यों किया है? क्योंकि अब एक मशीन गई, तो जब वो मशीन गई तो उसके आर्स भी तो गए ना। तो जो 11,600 आर्स हैं, फिर अब वो 11,600 थोड़ी रहेंगे, इनको भी तो कम करना है। तो न्यूमरेटर में से खर्चे भी कम, डिनोमिनेटर में से आर्स भी कम। क्या हुआ? हाँ, जो नई मशीन के आर्स हैं वो तो अलग हैं। अब आप बताएं क्या कह रही हैं? हाँ हाँ ठीक है, मतलब एक के आर्स 2500 हैं तो इंटू 2 कर लें, ठीक है। यानी 7500 को 2/3 करने की बजाय 2500 इंटू 2 कर लें, बिल्कुल ठीक है। मकसद यह है कि जो मशीन गई वो गई, जो बाकी रह गए हैं उन्हीं के आर्स और उन्हीं के ओवरहेड्स, ये मकसद है। एक ये पॉइंट था बताने वाला। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने भी क्लास में बात की थी कि जो प्रोडक्टिव आर्स हैं उस दौरान जो बिजली इस्तेमाल हो रही है और जो खाली आर्स हैं उस दौरान जो बिजली इस्तेमाल हो रही है।
खामोशी है कि सेम बिजली है या नहीं, तो अज्यूम कर सकते हैं कि सेम बिजली है, अज्यूम कर सकते हैं कि वो बताई नहीं इसलिए इग्नोर कर दें। तो एक अजम्पशन से एक सोल्यूशन, दूसरे से दूसरा सोल्यूशन, ताकि दोनों वैरायटियां सामने आ जाए, दोनों से सही है। और आपने जिन्होंने सवाल किया है वो बताएं इस सवाल में और क्या पूछना है। जरा सी भी कंफ्यूजन है तो बेटे पूछना। तो उस मेथड, नई मशीन की बात कर रहे हैं, किधर है, कौन है? कॉस्ट है, आरवी है, लाइफ है, मेथड नहीं बताया तो जिंदगी आसान किसमें है? स्ट्रेट लाइन में। हाँ जी, इस सवाल में और किसी का सवाल जिन्होंने किया है? होमवर्क किया किस किसने? सच्ची सच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहां ठीक ठीक है, ठीक। जिन्होंने किया है और इस सवाल में बताइए क्या पूछना है? कुछ नहीं पूछना। OAR कैलकुलेट कर लिया, 2 सवाल भी हो गए, लेकिन क्या इतना ही आसान होगा? नहीं। तो OAR की कैलकुलेशन में मसले क्या क्या आते हैं? प्रॉब्लम्स इन OAR कैलकुलेशन। OAR की कैलकुलेशन में मसले क्या हैं? इसको ना मैं कुछ केसेस में बांट रहा हूं। नाम अभी लिख देता हूं ताकि जरा कंट्रोल रहे कि हमने क्या क्या पढ़ना है आगे। तो इसको मैं कुछ केसेस में बांट रहा हूं। इससे पहले मैं आपको ना फैक्ट्री की शक्ल दिखाता हूं दोबारा। एक फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। यानी अगर फैक्ट्री क्या बना लें, कपड़े बना लेते हैं, चलें, हैं, चलें बच्चों को यूनिफॉर्म बना लेते हैं। तो इस फैक्ट्री ने कपड़ा खरीद के लाना है, वो हो गया उसका रॉ मटेरियल। इस फैक्ट्री में एक मशीन होगी तो उस मशीन में कपड़ा डालेंगे और दूसरी तरफ से शर्ट निकल आएगी? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मुख्तलिफ काम होंगे। हो सकता है एक काम होना हो इस कपड़े की कटिंग करना, उसके लिए कुछ सेपरेट मशीनें होंगी, सेपरेट प्रोडक्शन हॉल होगा। मिसाल ले रहा हूं, ये इसको मैं कह देता हूं कटिंग डिपार्टमेंट। काट लिया कपड़ा, अब क्या करें उसका? अब उसको हम सी लेते हैं, फिर यहां से एक और प्रोडक्शन हॉल में मिलेगा ये कपड़ा, तो उसको कह लेते हैं चलें स्टिचिंग। और चलें हम ज्यादा फूल बूटे क्या लगाएं, तो बस कह देते हैं फिनिशिंग। वो बटन शटन लग गए, बस सिल गई कमीजें, अब उस पर वो बटन लगने हैं और जो भी शशके हैं वो बैज लगना है, वो सब हो गया। इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ने फिनिश गुड्स बनने तक ये इन डिपार्टमेंट से गुजरना है। तो ये सब डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोडक्शन हॉल्स हैं। लेकिन इस फैक्ट्री में कुछ और डिपार्टमेंट्स, कुछ और काम करने वाले लोग भी होंगे। इन सब जगह पर जो जो मशीनें हैं उन्होंने खराब भी होना है, सफाई सुथराई भी चाहिए होगी। तो हो सकता है एक अलहदा से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो। फिर इसके अलावा हो सकता है कि ये जितने भी यहां वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको रोटी पानी भी हम ही देते हो, तो उनकी रोटी पानी के लिए एक कैंटीन भी हो। इस फैक्ट्री के अंदर ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की तनख्वाहें हैं, बिजली के बिल हैं, यानी इन सब डिपार्टमेंट्स के खर्चे हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक का सफर है, तो वो कपड़ा भी रोटी खाता हुआ गुजर रहा है नहीं ना। तो ये जो मटेरियल से प्रोडक्ट बनने तक का सफर है, ये जिन डिपार्टमेंट से गुजर रहा है, इन नीले नीले डिपार्टमेंट्स को कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। और इनको मैं आइंदा प्यार से कहा करूंगा पीडी। और ये जो काले काले डिपार्टमेंट हैं,
इन काले काले डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट गुजरने का सफर तो नहीं है ना, लेकिन क्यों है ये उन पीडीज को सपोर्ट दे रहे हैं, तो इनको कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स, और इनको आइंदा प्यार से कह दिया करेंगे एसडी। तो इस पूरी फैक्ट्री में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो दो तरह के हो गए, पीडीज और एसडीज। तो मैं ओएआर कैलकुलेशन में ये जो मसले आ गए इनको दो केसेस में बांट रहा हूं। केस चलें केस ही कह लेते हैं, इसी से आगे मैं इसको इस पूरे टॉपिक को दो केसेस में बांट रहा हूं। एक कह देता हूं मैं कि डिपार्टमेंट तो सब मल्टीपल ही हैं, लेकिन बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट। यानी जिस बिजनेस का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सवाल में चलें, डिपार्टमेंट तो एक से ज्यादा हैं जो कि हुआ करेंगे। जो कल वाला सवाल था उसमें क्यों नहीं थे, क्योंकि सवाल वाले ने इस टेंशन में डालना नहीं था स्टूडेंट्स को, तो वो बस सिर्फ ओएआर कैलकुलेशन करवा रहा था एग्जामिनर। लेकिन अब असल में कंप्लीट सवाल के अंदर होते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट। तो एक केस बना लेता हूं कि डिपार्टमेंट तो ज्यादा है लेकिन बिजनेस प्रोडक्ट सिर्फ एक बनाता है, और एक केस बना लेता हूं कि बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। डिपार्टमेंट तो मल्टीपल हैं ही, एक कर लेते हैं प्रोडक्ट अगर एक है, और एक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट्स अगर ज्यादा है। तो ये मैंने दो केसेस बना लिए। अरे ये कौन लिख गया, ये क्या हो रहा है इधर, डिपार्टमेंट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने प्रोडक्ट लिख लिया होगा, ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है मैंने। हाँ जी नोटेड। हाँ भी अगले मल्ले वाले बच्चे नोटेड। सिंगल प्रोडक्ट करते हैं पहले सिंगल प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा आपने बना लिया हुआ है वो, मैं मिटा गया गलती से, चलो खैर। PD1 PD2 PD3 ये आप दोबारा ना नोट करें, आपके पास बना हुआ है वही जो मैंने लिखा था पहले, कटिंग और स्टिचिंग, SD1 SD2, ये पूरी फैक्ट्री है। प्रोडक्ट ने यहां से गुजरना है, ये फिनिश गुड बन रही है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कंसिडर इंक्लूड करने हैं,
OAR के जरिए होंगे वो। क्या ये ज्यादा बेहतर है कि पूरी फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक OAR प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हो, या ये ज्यादा बेहतर है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग? ज्यादा बेहतर पिक्चर? क्या बिजनेस को यह जानना ज्यादा बेहतर है कि पूरी फैक्ट्री के खर्चे एक यूनिट बनाने में 50 रुपए लग रहे हैं, या यह ज्यादा बेहतर है कि जब यहां से गुजरेगा तो 15 रुपए, यहां से गुजरेगा तो 25 रुपए, यहां से गुजरेगा तो 5 रुपए? अलग अलग पता होना चाहिए भाई, ज्यादा डिटेल पता होनी चाहिए। तो ज्यादा बेहतर है कि हर पीडी का अलग अलग OAR पता हो। पूरी फैक्ट्री का एक OAR भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस ज्यादा प्रेफर करते हैं हर पीडी के अलग अलग OAR को। है जी? हम कौन? नहीं, हम कौन, बिजनेस या स्टूडेंट्स? कर सकता है, बिजनेस की मर्जी है, लेकिन ज्यादातर अलग अलग होता है। नॉर्मली एक फैक्ट्री वाइड OAR, फैक्ट्री वाइड मतलब पूरे फैक्ट्री के लिए OAR भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन जनरली बिजनेसेस हर पीडी के लिए अलग अलग OAR कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पीडी के लिए OAR क्यों कैलकुलेट हो रहा है, एसडी के लिए क्यों नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट तो पीडीज में से गुजर रहा है, तो इसलिए हर पीडी के लिए OAR निकलेगा। अब ये डिपार्टमेंट वाइज OAR कैलकुलेट कैसे करें, बताता हूं। हर पीडी का अलग अलग OAR निकालना है। अच्छा, मैं जो अभी बात बताने लगा हूं ना, जो अंग्रेजी लिख के दूंगा, अगर ये अंग्रेजी ना भी समझ आई कोई मसला नहीं है, जो मैं सवाल करूंगा तो ये अंग्रेजी समझ आ जाएगी। हमने हर पीडी का अलग अलग OAR निकालना है, तो इसका डिनोमिनेटर इसका इसका अलग अलग होगा ना। इसके हो सकता है 20,000 मशीन आवर्स हो सकता है इसका 25,000 लेबर आवर्स हो। तो हर पीडी का OAR अलग अलग निकालना है, तो हर पीडी की बेस अलग होनी चाहिए। तो अब दूसरा मसला क्या रह गया, न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर, जब हर पीडी का OAR अलग निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? हर पीडी के अलग अलग ओवरहेड्स। हर पीडी का सपोर्ट स्टाफ, उन लोगों की सैलरीज अलग अलग पता हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। हर पीडी में कितना कितना इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है पता हो सकता है? हो सकता है। पूरी फैक्ट्री का रेंट हर पीडी का कितना है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी फैक्ट्री का है। पूरी फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी किस पीडी में कितनी है? नहीं, वो तो कॉमन है। तो हमें OAR निकालने के लिए हर पीडी की अलग अलग बेस और हर पीडी का अलग अलग न्यूमरेटर चाहिए। तो कुछ खर्चे तो पीडीज के अलग अलग पता होंगे, जो पता है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो कॉमन खर्चे हैं उन कॉमन खर्चों को पीडीज में बांटना पड़ेगा। तो जो पीडीज के अपने अपने खर्चे हैं वो तो हैं, उनके साथ मिलाना पड़ेगा कॉमन खर्चों को बांट के। यहां तक बात। इन बेचारों का क्या, इनमें भी तो खर्चे हैं। एक फैमिली ने कहीं बारात लेके जाना है, अब वो सारे फैमिली वाले जो हैं वो घर में इकट्ठे हैं, लेकिन सब के पास गाड़ियां नहीं है। तो अब उन्हीं गाड़ियों में सबको फिट करना है किसी तरह। तो जिन खानदानों के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं वो तो अपनी अपनी गाड़ी में बैठेंगे, और बाकी फुप्पो जो रह गई, फुप्पो को क्या करें? अब वो जो जिन लेके तो जाना पड़ेगा। अब जिनके पास गाड़ी नहीं है उनका क्या करें? उनको भी इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एडजस्ट करना कैसे है, इसमें एहतियात करनी पड़ेगी।
एक गाड़ी में अम्मी और पप्पो इकट्ठी ना हो, या खाला और अम्मी इकट्ठी ना, नहीं अम्मी तो हो जाए, पप्पो इकट्ठी ना हो, तो जिनके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं उनकी तो फैमिलीज बैठेंगी, लेकिन जिनके पास गाड़ियां नहीं है उन्होंने भी तो जाना है, उनको भी इन्हीं में ही किसी तरह एडजस्ट करेंगे। तो पीडी का ओएआर निकालने के लिए हर एक की बेस तो अलग होगी होगी। न्यूमिरेटर का क्या करें? जो पीडी 1 2 के अपने अपने खर्चे हैं वो तो है ही हैं, जो कॉमन खर्चे हैं वो भी बांटने पड़ेंगे, और जो एसडीज के खर्चे हैं वो भी इन्हीं में ही बांटने पड़ेंगे, तो जाके ओएआर का न्यूमिरेटर पूरा होगा। जो इनके अपने अपने होंगे वो तो इन सबके अपने हैं, लेकिन जो कॉमन खर्चे हैं और जो एसडीज के हैं वो भी हैं तो ओवरहेड्स, उनको भी प्रोडक्ट की कॉस्ट तक पहुंचाना है, तो पीडी के अपने अपने खर्चे तो होंगे ही न्यूमिरेटर में, और फिर उसके अलावा जो बाकी कॉमन खर्चे वो भी बांटने हैं, और जो एसडीज के ओवरहेड्स हैं वो भी किसी तरह इन्हीं में ही बांट के देने हैं, तो हर पीडी का न्यूमिरेटर बनेगा। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कर देते हैं सवाल। क्या जी? एसडी का ओएआर ही नहीं निकलेगा, तो एसडी से तो प्रोडक्ट गुजर ही नहीं रहा ना, तो इसलिए ओएआर की कैलकुलेशन में इनका कोई बेस नहीं होगा, बेस इन पीडीज का ही होगा, लेकिन सिर्फ इनके खर्चे इनके साथ मिलाने पड़ेंगे। तो ओएआर कैलकुलेशन में, अच्छा ये जो मैं अंग्रेजी लिख के दे रहा हूं ना, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं सवाल सॉल्व करूंगा और सवाल एक टेबुलर फॉर्मेट से सॉल्व करूंगा, तो ये स्टेप्स ना भी याद रखें, सिर्फ खाना पूरी करके लिख के दे रहा हूं। पहला काम होता है स्पेसिफिक identified overheads are allocated to PDs and SDs, यानी हर एक का इनडायरेक्ट मटेरियल अलग अलग पता है तो उनके अंदर बांट देंगे। उसके बाद दूसरा काम होगा, इसको मैं कहूंगा अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट, और यहां जगह कम है, मैं यहां से आगे बढ़ा रहा हूं। अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट होंगी दो, एक कहलाएगी प्राइमरी अपोर्शनमेंट, ये सवाल में सॉल्व करके समझ आएगी, अभी मैं लिख जरूर रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी भी तो भरनी है ना, पेजेस कुछ तो नोट्स बने, वरना ये ज्यादा बेहतर अभी सवाल में समझा दूंगा। एक काम कहलाता है प्राइमरी अपोर्शनमेंट। प्राइमरी अपोर्शनमेंट ये होता है कि ऑल कॉमन एफओएच आर अपोर्शनड टू पीडीज भी एंड एसडीज भी, यानी अगर फैक्ट्री का किराया है तो उसको भी हमें बांटना पड़ेगा, सिर्फ पीडीज में, एसडी भी तो फैक्ट्री के अंदर ही है, तो कॉमन फैक्ट्री के खर्चे सबको बंटेंगे, पीडीज को भी एसडीज को भी, और बांटने के लिए कोई ना कोई मुनासिब रेशो होगी, और ये रेशो क्या होगी ये प्रैक्टिस से ही सीखेंगे आप लोग, सवालों की प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। जब फैक्ट्री के सारे कॉमन खर्चे बांट दिए, देखें फिर बताता हूं, इन पीडीज में अपने खर्चे तो हमें पहले ही पता है, फिर फैक्ट्री के सारे कॉमन खर्चे हमने सब में बांट दिए, तो पीडीज के अंदर कुछ और हिस्सा भी आ गया है ना। अब उसके बाद सेकंड काम यह करना है कि वो जो एसडीज के खर्चे हैं वो भी पीडीज में बांटने, इसको कहते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट होता है कि सारे एफओएच ऑफ एसडीज आर नाउ apportioned to PDs in a reasonable ratio। तो ये तीन काम करने के बाद, तीन काम करने का मतलब है जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड थे वो बांटे, फिर दूसरा काम कॉमन खर्चे सब पीडीज एसडीज में बांटे, और तीसरा काम के एसडीज के खर्चे भी पीडीज में बांट दिए। ये सारे काम करने के बाद क्या हुआ, पीडीज में हर एक का अपना अपना न्यूमरेटर तैयार हो गया। तो अब तीसरा काम क्या करें, now calculate OAR for each PD using respective basis।
हाँ जी, नोटेड। चलें जी, एक पास्ट पेपर का सवाल करते हैं। आप आ जाएं। दो 2014 अटेम्प्ट का एक सवाल है। अल्फा लिमिटेड के नाम का, स्प्रिंग 14। क्वेश्चन नंबर 8 बुक के चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 8 है अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड स्प्रिंग 2014 अटेम्प्ट का सवाल है, अल्फा लिमिटेड। हाँ जी, पहुंचे। चलिए जी, सॉल्व करना तो मुझसे रिक्वायर्ड है, लेकिन पढ़ना आपसे रिक्वायर्ड है। पढ़ लें। चैप्टर में 8वां क्वेश्चन है अल्फा लिमिटेड, स्प्रिंग 2014 अटेम्प्ट का सवाल है। सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ना है, मैंने कहा। सारा पढ़ लिया। वाह यार, चले पढ़ लिया होगा जी। कैसे पता इस चैप्टर का सवाल है? कंप्यूट appropriate overhead absorption rates for machining, assembly and finishing departments। अच्छा, डिपार्टमेंट्स कितने हैं? जिनको लग रहा है 5 है तो वो टोटल, आखिरी बस टोटल किया हुआ है, वो डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा ठीक। हाँ जी, तो डिपार्टमेंट्स कितने हैं? 4। इनमें से पीडी और एसडी कौन से हैं, ये कैसे पता चलेगा? एसडीज जो है ना, एसडीज वो आपको नामों से आइडिया हो जाया करेगा। मेंटेनेंस, स्टोर्स, कैंटीन, ये सपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे भी रिक्वायरमेंट की वर्डिंग से भी हिंट मिल रहा है। रिक्वायरमेंट में किसका ओआर मांगा है? मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग, यानी ये तीनों पीडी हैं। तो मेंटेनेंस एसडी है और बाकी 3 पीडी हैं। और कितने प्रोडक्ट्स बनाता है बिजनेस? तो बस एक ही बनाता होगा। जिस सवाल में मल्टीपल होंगे ना, उसमें पता क्लियरली चलेगा। तो एक ही प्रोडक्ट बनाता होगा और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आ गए, ओआर निकालना है। इसका सोल्यूशन एक टेबुलर फॉर्मेट से होगा, और वो टेबल में कॉलम बनाने हैं आपने। जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतने प्लस 3। कितने डिपार्टमेंट्स हैं? तो 7 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम पे अगर कुछ ना भी लिखें, हेडिंग, कोई मसला नहीं। ये पहला कॉलम अंग्रेजी के लिए। उसके बाद हेडिंग आ जाएगी बेसिस।
उसके बाद हेडिंग आ जाएगी टोटल, और फिर जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो लिख लें। क्या क्या है? मशीनिंग है, असेंबली है, फिनिशिंग है, और मेंटेनेंस है। और रुपीज हैं, मिलियन है, थाउजेंड्स हैं, रुपीज इन थाउजेंड्स। पहला कॉलम अंग्रेजी लिखने के लिए, उसके बाद मैंने कहा है बेसिस, फिर टोटल, और फिर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके कॉलम। अच्छा, अब सवाल में जो डाटा है ना, उस टेबल की पहले शक्ल पहचाने। ये जो आपको शुरू में अमाउंट्स दी हुई हैं, इनके ऊपर हेडिंग है कॉस्ट्स। टेबल में स्टार्ट में कॉस्ट्स लिखी हुई हैं, और ये सारे रुपीज हैं। फिर इनके खत्म होने के बाद है अदर डाटा। तो ये किस लिए दिया होगा? ये जब हमने खर्चों को किसी रेशो में बांटना है ना, तो ये उस रेशो की इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर स्टूडेंट ने ये कमाल दिखाना है अपना कि कौन से खर्चे को किस रेशो में बांटना है। ये हम लोग प्रैक्टिस से सीखेंगे। तो कॉस्ट के अंदर सारे खर्चे हैं, और अदर डाटा में इंफॉर्मेशन है कि किस रेशो में बांटना है। और ये लास्ट सेंटेंस, लास्ट लाइन टेबल के नीचे, इसका क्या काम है? ये क्यों लिखी है लाइन? जब नहीं, ये सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के लिए। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में क्या करना है? मेंटेनेंस के खर्चे पीडीज में बांटने हैं, तो किसको कितना बांटना है ये उसका रिलेशनशिप लिखा हुआ है। लेकिन खैर, सबसे आखिर में आऊंगा तो इसकी अंग्रेजी फिर दोबारा बता दूंगा। तो इस टेबल के अंदर पहले हैं सारे खर्चे, और उसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन है रेशो के लिए। तो हम लोग अब करते हैं सारे एफओएच एक एक करके। तो सबसे पहले एफओएच, डायरेक्ट वेजेस। शाबाश, हाँ जी, डायरेक्ट वेजेस नहीं, हमने एफओएच लिखने हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस, इनको किस रेशो में बांटना है? अच्छा, अरे दी हुई है भाई, आपने क्यों बांटना है? दी हुई है। इनडायरेक्ट वेजेस नहीं बांट के दी हुई, तो दी हुई है। मशीनिंग में कितनी? असेंबली कितना? ओ 27। मेंटेनेंस में 137 246। उसके बाद एफओएच, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई। तो ये एफओएच तो नहीं है, फिर लिखे क्यों है? बस तंग करने के लिए। तो इन दोनों को नहीं लिखना। अगला एफओएच, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी गिवन है। मशीनिंग में 68, असेंबली 18, 36। हाँ जी, यहां तक पहुंचे? अच्छा, वैसे तो इस चैप्टर को करते करते याद हो ही जाएगा, लेकिन चलें फिर भी कहीं पेज पे नुक्कड़ में लिख लेना ये बात। इतनी साइंस तो आपको आती होगी कि ये जो बिजली घर में आ रही होती है, जितनी पंखे लाइटों के लिए, ये वोल्टेज और है, और जो हैवी मशीनरी है उनकी अलग वोल्टेज है। ये अंदाजा है। तो ये जो पंखे लाइटों वाली बिजली है, ये लाइट एंड हीट का वर्ड उसके लिए है, और जो मशीनों वाली हैवी बिजली है, पावर का वर्ड उसके लिए। पावर का वर्ड मशीनरी की हैवी बिजली के लिए। और वैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो या लाइट लिखा हो तो वो पंखे लाइटों की बिजली है। काम की बात थी, लिख लेते। पावर का वर्ड इस्तेमाल हुआ करेगा जो प्लांट मशीनरी की हैवी बिजली होती है, और जो वैसे इलेक्ट्रिसिटी या लाइट, ये बिजली होगी पंखे लाइटों वाली। लिखा? अच्छा, अब ना मैं आपको खर्चे बांटने की रेशो बताता हूं। इस चैप्टर की ना प्रैक्टिस के साथ साथ ये बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह। अभी शुरू में मैं आपको खुद कॉलेज की मिसाल देता हूं। अगर आप समझे पूरे कॉलेज की बिल्डिंग है, और ये जो क्लासरूम्स हैं ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो पूरी कॉलेज की बिजली का बिल, और उसमें भी मेनली एसी सामने रखिएगा, पूरी कॉलेज की बिजली का बिल
रूम्स में बांटना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो में बांटें या कितने घंटे किस रूम में क्लासें होती हैं घंटों की रेशो पे बांटें? ज्यादा बेहतर आर्स की बेस पे, ज्यादा ताल्लुक आर्स बनता है, ठीक है। पूरे कॉलेज की फोटोकॉपी का खर्चा किस किस क्लास में कितना बांटना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बेस पे, बिल्कुल सही है। पूरी बिल्डिंग का किराया, वो हर रूम को कितना बांटना चाहिए, किस बेस पे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किराया किस चीज का है? जगह का, एरिया का। तो किस रेशो में बांटे? कितना एरिया किस रूम ने घेरा हुआ। अच्छा, ये तो मैं एसी की बात कर रहा था। पंखे लाइटों की बिजली का बिल, चले अब अज्यूम करते हैं कि हर क्लास में तकरीबन बराबर घंटे क्लासें होती हैं। हाँ जी, पंखे लाइटों की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पंखे लाइटें? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पंखे लाइटें? बड़ा कमरा है, ज्यादा लाइटें हैं, छोटा कमरा है, छोटी लाइटें हैं, हैं? अच्छा, अगर बड़ा कमरा है लेकिन स्टूडेंट थोड़े बैठे हुए हैं, हाँ तो फिर नंबर ऑफ पंखे लाइटें ना। और अगर नंबर ऑफ पंखे लाइटों की इंफॉर्मेशन नहीं है तो एरिया, किसका ज्यादा बड़ा एरिया। तो इस तरह की ना रेशियोज आपको सवालों में इनके नाम पढ़ के पहचाने जाएंगे, इतना कोई बड़ा टेक्निकल काम नहीं है, ये पहचाना जाएगा। पावर का खर्चा, पावर टोटल कितना है? 465, और ये है मशीनों, प्लांट एंड मशीनरी में इस्तेमाल होने वाली बिजली। अब आपने ये अदर डाटा में गौर करना है कि इनमें से कौन सी चीजें ज्यादा बेहतर रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि मशीनों का बिजली का बिल किस डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा होगा? मशीन आवर्स, क्योंकि जितनी ज्यादा मशीनें देर चलेंगी उतना ज्यादा उस डिपार्टमेंट का बिल आएगा। तो पावर को हम लिख के और एग्जामिनर को बता देंगे कि हम इसको बांटने लगे हैं मशीन आवर्स की रेशो में, और टोटल कितना है? 465 मशीन आवर्स की रेशो में बांटना है, और रेशो में बांटना आता होना चाहिए था, आता होगा। हमने रेशो में 465 को बांटना है, किस रेशो में? मशीन आवर्स, यानी 40,000, 2,000, 3,000। तो इसको इस रेशो में कैसे बांटे? दिस डिवाइडेड बाय इनका टोटल और मल्टीप्लाई बाय दिस दिस दिस। तो ये एग्जामिनर को लगता है कि ये तो आपको आता ही होगा, तो ये वर्किंग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है बताना कि पावर को हम मशीन आवर्स की रेशो में बांट रहे हैं। तो 465 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 45,000, 413। 465 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 45,000, 465 इंटू 3 जी 31। ये पावर को मशीन आवर्स की रेशो में बांट दिया। हाँ जी, पावर ओके। अगला खर्चा लाइट एंड हीट, यानी पंखे लाइटों की बिजली का खर्चा। अब इसमें आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से सबसे बेस्ट, क्या वो 1000 में है इसलिए ना लिखें पॉइंट्स में। हाँ जी, किस डिपार्टमेंट में कितना बिजली का बिल आएगा जिसमें जितनी ज्यादा पंखे लाइटें होंगी। अगर आपको इस सवाल में तो नहीं दी हुई, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ पंखे लाइटें बताया होता तो फिर उसकी रेशो में बांटते। नहीं बताया तो बस ज्यादा बेहतर इन सब में से फ्लोर एरिया है। अच्छा, जिसको लग रहा है मशीन आवर्स, तो वो पंखे लाइटों की बिजली नहीं है ना, वो तो पावर के लिए थी, वो तो ले ली हमने रेशो। अब ये पंखे लाइटों की बिजली है, तो इसके लिए अवेलेबल में से बेस्ट फ्लोर एरिया है। और ये पहले ही सवाल करके आप यकीनन चीते नहीं बन जाएंगे, ये बेहतर होता जाएगा हर गुजरते सवाल के साथ। लाइट एंड हीट टोटल कितना? 46। तो इस 46 को बांटना है, फ्लोर एरिया क्या क्या है? 1000, 400, 300, 300, यानी 2000। तो 46 को इस रेशो में बांटना है, 23, 9, 7, 7। बन नहीं गया पूरा? नहीं, 7 7 14, 7 9 23 और 23 और 23 40। रेशो के लिए
हमने वो चीज लेनी है जो अवेलेबल में से बेस्ट है। डेप्रीसिएशन के लिए क्या करें? डेप्रीसिएशन क्या चीज है जो डेप्रीशिएट होती है? वैल्यू, अमाउंट डेप्रीशिएट होती है ना। तो अवेलेबल में इंफॉर्मेशन में सबसे बेस्ट क्या लग रहा है? नेट बुक वैल्यू। जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा वैल्यू के एसेट्स हैं उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन। इसमें कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि मशीन आवर्स भी तो एक मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, तो मशीन आवर्स की रेशो में क्यों ना बांट दें? क्योंकि क्या मशीन आवर्स ही होता है मेथड? नहीं, स्ट्रेट लाइन भी होता है, लेकिन वैल्यू तो लाजमी वैल्यू है जो डेप्रिशिएट होती है। तो इसलिए एसेट्स की वैल्यू मौजूद है तो हम वैल्यू की रेशो ही लेंगे। तो डेप्रिसिएशन हो गई नेट बुक वैल्यू की रेशो में। टोटल कितनी है? 108। नेट बुक वैल्यू की रेशो यानी 20,000, 8,000, 3,000 और 4,000 की रेशो। अगला खर्चा रेंट। हाँ जी, रेंट। अच्छा, रेंट तो मशीनरी का भी हो सकता है, लेकिन ये जो वर्ड है ना रेट्स, ये प्रॉपर्टी टैक्स टाइप चीज होती है। तो रेंट एंड रेट्स पक्का बिल्डिंग का किराया है। तो पूरी बिल्डिंग का किराया है, किस डिपार्टमेंट में बांटे? किस बेस पे? फ्लोर एरिया। तो रेंट एंड रेट्स को फ्लोर एरिया। वन वन फोर और फ्लोर एरिया की रेशो में बांट दें। अच्छा, ये जब कैलकुलेशंस कर रहे हो ना, तो किसी की कैलकुलेशन तेज भी हो सकती है, तो ये बाकी बच्चे ना मायूस ना हुआ, अगर वो पहले कर रहा है, मेरे वजह से कैलकुलेशन नहीं हो रही। पेपर में सबको कैलकुलेशन करने के लिए खामोशी से 3.25 घंटे मिलते हैं, तो इसलिए किसी की आवाज से परेशान और मायूस ना हो जाया करें। सब लोग कैलकुलेशंस करके देखा करें, और अगर भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं और पीछे रह गए, मैं तेजी से आगे निकल गया तो मैं रुक जाता हूं। आप कैलकुलेशंस किया करें सारे के सारे लोग। अच्छा, बोर्ड पे देख के लिखना आता है सबको? है बोर्ड पे जो लिखा हो देख के नोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना? तो सिर्फ ये सीखने नहीं आए हैं यहां, कैलकुलेशंस किया करें। हाँ जी, रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स। अगला खर्चा क्या है? अच्छा, जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है ना, मेरे पास असल में सवालों में ये ही वो वाहिद सवाल है जो मैं सबसे पहले करा सकता हूं। अदरवाइज बाकी जितने भी सवाल हैं वो सब इससे एडवांस हैं, तो मेरे पास सबसे पहला सवाल ही यही है। तो इसलिए वेयर हाउसिंग कॉस्ट अगर ना भी समझ आना तो इस सवाल को खराब नहीं करना कि तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। वेयर हाउसिंग कॉस्ट थोड़ी सी गहरी बात है, अगर ना समझ आए तो इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर ही नहीं समझ आया। बाकी क्या किया है? खर्चे बांटने हो गया ना। हाँ, तो ये आसान ही है, और ये पेपर में सवाल आता है तो बच्चे नॉर्मली खुश ही होते हैं, ये अच्छे नंबर देने वाला सवाल होता है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट समझाता हूं। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउस क्या होता है? स्टोर होता है, स्टोर। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या हुई? अच्छा चले, इसको किस रेशो में बांटे? हाँ, तो किस रेशो में बांटे? लेबर आवर में? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज? किस बेस? अच्छा, जो लोग इस बहस में नहीं है वो तो चलें चिल करें। जो बात कर रहे हैं फ्लोर एरिया की रेशो में क्यों? मुझे फ्लोर एरिया की भी बात आई है, तो फ्लोर एरिया की रेशो में क्यों नहीं?
किसको चार्ज करते हैं? इनमें ना करें, क्यों? अच्छा, एम्प्लॉइज क्यों भाई? एम्प्लॉइज की वेयर हाउसिंग करनी? अच्छा, क्या इस फैक्ट्री में वेयर हाउस है? इसी फैक्ट्री में जिसका सवाल है। हाँ जी, अगर वेयर हाउस होता तो उसका डिपार्टमेंट आ रहा होता, यानी सेपरेट कोई स्टोर नहीं है। अच्छा चले, अक्सर घरों में कोई एक छोटा सा कमरा या चलो थोड़ा बड़ा कमरा, शायद सीढ़ियों के नीचे कहीं कोने खुदरे में, शायद चाहे पर्दा लटका के क्यों ना हो, बड़े छोटे सब घरों की बात कर रहा हूं, एक अलग से कमरा होता है स्टोर। उस पूरे घर का जो भी सामान जो कमरों में नहीं रखना है, पुरानी रजाइयां हैं, आपके पुराने जो स्कूलों की कॉपियां भी संभाल के रखनी है अम्मी ने, या पुरानी जूतियां जो भी संभालनी है, वो एक अलग कमरे में रख दी, वो कमरा स्टोर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अलग स्टोर का कमरा ना हो, हर कमरे में एक छोटी छोटी अलमारी कहीं ना कहीं बनाई हो। अब क्या होगा? अब बस उस कमरे से रिलेटेड सामान जो स्टोर में रखना था वो उस कमरे के अंदर बनाई हुई अलमारी के अंदर स्टोर कर लिया। अब वो पूरे घर में कोई कमरा अलग से स्टोर नहीं है, लेकिन हर कमरे के अंदर रेलिवेंट थोड़ी बहुत स्टोरेज की जगह है। तो कैसे पता इस फैक्ट्री में अलग स्टोर नहीं है? होता तो डिपार्टमेंट होता, नहीं है। फिर ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या है? मटेरियल को स्टोर करना है या बंदों को स्टोर करना है? मटेरियल को स्टोर करना है। तो अगर कोई सेपरेट स्टोर नहीं है लेकिन वेयर हाउसिंग पे खर्चा आ रहा है, हो सकता है मटेरियल को कहीं प्लास्टिक में लपेट के कोई केमिकल लगा के रखते हो, चाहे रेलिवेंट डिपार्टमेंट में ही थोड़ी देर के लिए रख लेते हो, तो ये उस मटेरियल को प्लास्टिक लपेट जो भी पैकिंग शैकिंग करके रखना है, ये उसका खर्चा है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट किस डिपार्टमेंट के लिए कितना ज्यादा होगा? जिस डिपार्टमेंट की जगह जितनी ज्यादा है, जिसका जितना ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको टेबल की तीसरी लाइन में डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था कि जिस डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल होगा फिर उसकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये बिल्कुल ऊपर से चला गया टोटली, मतलब जबरदस्ती तो आ गया ना, क्योंकि उसके अलावा और बनता नहीं है लिंक इसका। तो इसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में बांट देंगे। टोटल वेयर हाउसिंग कॉस्ट कितनी है? 98। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 4 365 18। इसकी रेशो में बांट देंगे। डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में बांटना ज्यादा बेहतर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के टोटल मटेरियल की रेशो में भी बांट सकते हैं। इंशाल्लाह दिया होता, अगर इस सवाल में ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट है तो दिया होता डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि मटेरियल ही को तो संभाल के रखना था, वरना फिर ये वेयर हाउसिंग का खर्चा ना आ रहा होता। तो इसकी रेशो में बांटें तो 98 को बांटेंगे तो 83 11 और अच्छा, ज्यादा बच्चे तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत ना ये कभी कभार पूछ लिया करते हैं, जो अभी तक किसी ने पूछा नहीं तो मैं खुद ही बता देता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड तो नहीं होता? क्यों होता है? तो हमने इसको यहां क्यों लिखा? अच्छा, किसी के दिल में तो ये सवाल आया होगा, नहीं आया होगा, नहीं आया था ना? हाँ, तो ये सवाल आ जाता है कि डायरेक्ट मटेरियल तो ओवरहेड नहीं है, फिर इसको यहां क्यों लिखा? तो क्या फ्लोर एरिया ओवरहेड है? मशीन आर्स ओवरहेड है? एसेट्स की बुक वैल्यू ओवरहेड है? ये हम ना रेशो के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ओवरहेड है, ये ओवरहेड्स हैं। इनको किसी रेशो, जैसे अगर कोई खर्चा नंबर ऑफ पर्संस की रेशो में बांटना होता तो नंबर ऑफ पर्संस क्या ओवरहेड्स हैं? तो ये हम लोग रेशो की बेस ले रहे हैं कि किस रेशो में बांटना है। तो हमने वेयर हाउसिंग कॉस्ट 98 जो कि ओवरहेड है, इस ओवरहेड्स को इस रेशो में बांटना है। अब ये रेशो मटेरियल की है कि बंदों की है कि एरिया की है, जिसकी भी है, ये सिर्फ रेशो के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, बांट ओवरहेड्स को ही नहीं है। और क्या ओवरहेड है? बस। तो अब ये सारे ओवरहेड्स बांटने के बाद, अच्छा अभी तक हमने क्या किया? जो सबके अपने अपने थे वो भी बांट दिए और कॉमन खर्चे भी बांट दिए। जब ये कॉमन खर्चे भी बांट दिए, ये हो गई प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। अब सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के लिए इस टेबल में यहां तक पहुंचने के बाद कर लेना है आपने इनका टोटल। इसके टोटल की जरूरत नहीं है, इनका कर लें।
वन, क्या कर रहे हैं यार, ये ठीक है, इसका 140। अच्छा, फिर कह रहा हूं ये बाकी लोग ना आवाजें सुन के मायूस होकर चुप ना हो जाया करें कि हम तो टोटल करने जोगे भी नहीं, हम तो किसी काम के नहीं है। आप लोग कैलकुलेशंस किया करें। ये लोग जल्दी जो बोल के बता देते हैं, ये हो सकता है कैलकुलेशन में काबिल हो सकता है सोल्यूशन देख के बताते हो, लेकिन आप इन कैलकुलेशंस की स्पीड पे मायूस ना हुआ करें। कैलकुलेशन सब लोग किया करें। हाँ जी, यहां तक अगर वेयर हाउसिंग कॉस्ट है मटेरियल को संभाल, देखें स्टोर में क्या रखते हैं, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स ही रखते हैं ना। तो फिनिश गुड्स का स्टोर तो फैक्ट्री के अंदर काउंट नहीं होता, मटेरियल का स्टोर काउंट होता है। तो अगर मटेरियल को संभालने का खर्चा कोई अलग से खर्चा बताया, भाई क्या होगा ये खर्चा, या तो होता ना एक अलग से स्टोर एक डिपार्टमेंट होता, तो उसके खर्चों में क्या शामिल होता, वहां के लोगों की इनडायरेक्ट वेजेस होती, वहां की कोई रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती थी। अब सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है, फिर ये 98,000 किस चीज का खर्चा है, क्या क्या करते होंगे, कोई पैक ही करते होंगे ना। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा जगह है उतना हिसाब से मटेरियल का खर्चा आएगा, जितना ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से सारे खर्चे बांटने के बाद कॉलम्स का किया टोटल। और अगला काम है सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट, यहां से मैं आपको इंशाल्लाह कल बताता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।